नमस्कार दोस्तों। हम कंप्यूटर में मेमोरी जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ रहे थे। उसकी 2-3 क्लासें पहले हो गई थी। तो मेमोरी की कितने प्रकार होते हैं, कितने मेमोरी के भाग होते हैं, वो सारी जानकारी हमने हासिल कर ली थी। कल लास्ट क्लास में हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था और अंत में पेन ड्राइव के बारे में अध्ययन किया था। ये एसडी कार्ड और पेन ड्राइव जो होते हैं, ये ज़्यादातर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं, या फिर छोटे मोटे आंकड़े वगैरह डेटा अगर हमें स्टोर करके रखना है तब अभी हम इसको काम में लेते हैं। तो पेन ड्राइव अंत में पढ़ा था। तो पेन ड्राइव का काम वैसे तो भंडारण, हम कोई भी डेटा उसमें भंडारण कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम पेन ड्राइव को काम में ले सकते हैं। तो पेन ड्राइव में हमें एक तो ध्यान में रखना है कि पेन ड्राइव के अंदर जो अधिकतम इसकी मेमोरी हो सकती है वो 2 टीबी तक हो सकती है। 2 टीबी का मतलब 2 टेराबाइट तक इसमें तक का पेन ड्राइव हमें उपलब्ध हो सकती है। एसडी कार्ड जो आता है, एसडी कार्ड जो अधिकतम 1 टीबी तक का हो सकता है। पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट में जोड़ा जाता है, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। तो सीपीयू में यूएसबी पोर्ट होता है, उस यूएसबी पोर्ट में हम पेन ड्राइव डालते हैं। यूएसबी का परीक्षा में कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो ध्यान में रखना है। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद लास्ट में पेन ड्राइव के बाद एक मेमोरी आती है, फ्लैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होती है, फ्लैश मेमोरी के अंदर अगर कोई डेटा है तो वो डेटा फ्लैश मेमोरी से हम डेटा विद्युत के द्वारा हटा सकते हैं। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव का हमने पढ़ लिया था, तो फ्लैश मेमोरी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल और कर लेते हैं। ये वैसे तो जो हमने पढ़ा था ना, ये डबल ईपी रोम, तो इसे डबल ईपी रोम भी कहते हैं। रोम भी कहते हैं, डबल ईपी रोम भी कहते हैं। डबल ईपी रोम की पहले हमने फुल फॉर्म पढ़ ली है। पहला जो है ई है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल, और ई का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी जो है, इसे डबल ईपी रोम भी कहते हैं। और इसमें से डेटा को अगर हमें हटाना है तो इसमें से डेटा विद्युत की सहायता से हटाया जाता है। इसमें से डेटा जो हटाया जाता है वो किसकी सहायता से हटाया जाता है? विद्युत की सहायता से हटाया जाता है। फ्लैश मेमोरी में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। फ्लैश मेमोरी जो है, इसे डबल ईपी रोम भी कहते हैं। और इसमें से डेटा को अगर मिटाना है हमें, या डेटा को अगर हटाना है, तो वो किसके द्वारा हटाया जाएगा? विद्युत के द्वारा हटाया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य मेमोरी भी होती है कंप्यूटर के अंदर, 1-2 प्रकार हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हो अन्य मेमोरी।
अन्य मेमोरी। अन्य मेमोरी, अन्य मेमोरी में पहला जो आता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, अब वर्चुअल मेमोरी मेमोरी क्या होती है? इस मेमोरी की सहायता से यूजर जो है वो कई एप्लीकेशन कंप्यूटर पर एक साथ चला सकता है। यानी अन्य मेमोरी जो हम काम में लेते हैं तो उसमें एक ही एप्लीकेशन एक साथ चल सकती है। तो वर्चुअल मेमोरी की सहायता से कोई यूजर एक कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रकार की या कई एप्लीकेशन चला सकता है। या फिर अगर कंप्यूटर की रैम कम है, रैम भी एक मेमोरी है, तो कंप्यूटर सिस्टम की अगर रैम कम है तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करके उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर सिस्टम की रैम अगर कम है तो तब भी हम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करके और वो जो कमी है उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वर्चुअल मेमोरी है ये बड़े डेटा को हार्ड डिस्क से छोटा करके और रैम पर चलाने का काम करती है, रैम पर चलाने में सहायक होती है। यानी हार्ड डिस्क के अंदर है किसी डेटा की साइज अगर बड़ी है तो उस डेटा की साइज को छोटा करके और ये रैम में चलाने की सहायता करती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसकी सहायता से, इसकी सहायता से यूजर इसकी सहायता से यूजर कई एप्लीकेशन कई एप्लीकेशन कंप्यूटर पर एक साथ चला सकता है, एक साथ चला सकता है। इसकी सहायता से, वर्चुअल मेमोरी की सहायता से। यानी किसी यूजर को एक साथ कई एप्लीकेशन पर काम करना है, कई एप्लीकेशन एक साथ चलानी है तो वो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करके चला सकता है। या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर सिस्टम की रैम कम है, रैम भी एक अस्थायी मेमोरी है, रैम कम है तो वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करके, वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करके करके उस कमी को पूरा किया जा सकता है, उससे कमी को पूरा किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर की अगर रैम कम है तो उस रैम की जो कमी है उस कमी को हम वर्चुअल मेमोरी के द्वारा उस कमी को पूरा कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी वहां काम में ले सकते हैं। इसके अलावा और इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इसका काम होता है कि हार्ड डिस्क में अगर कोई डेटा की साइज बड़ी है तो उसकी साइज को छोटा करके रैम पर चलाने में वो सहयोग करती है, या रैम पर चलाने के लिए ये सहायक होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये बड़े डेटा, ये बड़े डेटा को हार्ड डिस्क से
हार्ड डिस्क से बड़े डेटा को हार्ड डिस्क से छोटा करके रैम में चलाने के लिए सहायक होती है। सहायक होती है यानी डेटा की साइज अगर बड़ी है तो उसकी साइज को छोटा करके और रैम पर अगर चलाना है तो कौन सी मेमोरी सहायक होती है वहां, तो वर्चुअल मेमोरी सहायक होती है। वर्चुअल मेमोरी का काम ध्यान में रखना है। इस अगर ये वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में हम काम में ले रहे हैं तो कोई यूजर एक साथ कई एप्लीकेशंस को चला सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अगर रैम कम है तो भी हम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करके वो जो कमी है रैम की उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा हार्ड डिस्क के अंदर किसी डेटा की साइज बड़ी है, उस बड़ी साइज के डेटा को छोटा करके और रैम में चलाने में ये वर्चुअल मेमोरी सहायता करती है, सहयोग करती है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है क्लाउड स्टोरेज। कौन सा? क्लाउड क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? इसकी मदद से या हम कहें क्लाउड स्टोरेज की सहायता से कोई भी यूजर अपनी फाइल या अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकता है। यानी यूजर को किसी फाइल को ऑनलाइन स्टोर करना है और ऑनलाइन स्टोर करके जब भी उसको जरूरत पड़े तो वो इंटरनेट की सहायता से दुनिया में कहीं पर भी बैठा वहां प्राप्त कर सकता है। जैसे गूगल ड्राइव होता है, अमेजन वेब सर्विस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव वन होता है, जीमेल होता है। तो ये सारे क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। इन पर अगर डेटा या कोई फाइल को स्टोर कर लिया तो दुनिया में कहीं पर भी बैठे जा करके और इंटरनेट की सहायता से हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज इसकी मदद से क्या होता है, क्या सहायता करता है ये? तो इसकी मदद से यूजर अपनी फाइल या डेटा को ऑनलाइन स्टोर करता है। यानी अपनी कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी फाइल है, कोई भी लेटर है, उसको ऑनलाइन वो स्टोर करता है और दुनिया में कहीं पर भी पुनः उसको प्राप्त कर सकता है इंटरनेट की सहायता से। जैसे गूगल ड्राइव होता है, जीमेल होता है, अमेजन वेब सर्विस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव वन होता है। ये सारे इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी मदद से इसकी मदद से यूजर यूजर का मतलब तो समझ गए होंगे। यूजर वही होता है जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है। जैसे आप किसी कंप्यूटर को चला रहे हो तो आप यूजर हो, मैं किसी कंप्यूटर को चला रहा हूं तो मैं यूजर हूं। तो इसकी मदद से यूजर अपनी फाइल या डेटा, यानी फाइल कह दो या डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकता है। ऑनलाइन स्टोर कर सकता है। एंड डेटा जो स्टोर होते हैं वो ऑनलाइन स्टोर होते हैं, कर सकता है। यानी क्लाउड स्टोरेज पर डेटा जो स्टोर होते हैं वो ऑनलाइन स्टोर होते हैं ताकि जरूरत होने पर दुनिया में कहीं पर भी दुनिया में
कहीं पर भी इंटरनेट की सहायता से प्राप्त कर सके यानी क्लाउड स्टोरेज पर अगर कोई डाटा हमने स्टोर कर दिया तो इंटरनेट की सहायता से हम उसको कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं, या हम कह सकें प्राप्त कर सके और उपयोग में ले सके। उपयोग में ले सके, या हम कह सकते हैं काम में ले सके। अब इसके अगर उदाहरण लिखना चाहें तो क्या होता है, जैसे गूगल ड्राइव होता है, यानी गूगल ड्राइव पर यूजर ने कोई फाइल, कोई एप्लीकेशन या किसी डेटा को स्टोर कर दिया तो वो कहीं पर भी इंटरनेट की सहायता से प्राप्त कर सकता है। या अमेज़न वेब सर्विस जो होता है, इस पर भी दुनिया में कहीं पर भी प्राप्त कर सकता है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव 1 या माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव 1 जो होता है, ये इसके उदाहरण है किसके, क्लाउड स्टोरेज के। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमें क्लाउड स्टोरेज में ये ध्यान में रखनी है कि इसमें डेटा जो भंडारण होता है, डेटा जो स्टोर होते हैं वो ऑनलाइन स्टोर होते हैं, और डेटा ऑनलाइन स्टोर करने के बाद यूजर जो है दुनिया में कहीं पर भी इंटरनेट की सहायता से उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। तो ये अपनी मेमोरी के अंदर जो जो आती है, स्थायी और अस्थायी मेमोरी हमने पढ़ी है, वो अध्ययन हमने कर लिया। इसके बाद में मेमोरी की इकाई आती है, यानी मेमोरी को मापने के लिए इकाई से संबंध भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट इसी में हम अपना टॉपिक अगला डाल सकते हैं, मेमोरी की इकाई। मेमोरी की इकाइयाँ या यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इकाई से लेकर के कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेते हैं कि मेमोरी की जो इकाई है वो इकाई कौन कौन सी है, जीबी में क्या होता है, टीबी में क्या होता है, एमबी में क्या होता है, टेराबाइट में क्या क्या होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो डेटा को मेमोरी में जिस इकाई में स्टोर करते हैं उसे मेमोरी की इकाई कहते हैं। मेमोरी में सूचना जो है वो बिट के रूप में स्टोर होती है। मेमोरी में सूचना जो है वो किससे के रूप में सेव होती है, बिट के रूप में स्टोर होती है। और बिट शब्द जो है वो बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है, और अपना कंप्यूटर जो है पूरी तरह से बाइनरी डिजिट पर काम करता है। यानी कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा को समझता है, बाइनरी डिजिट को समझता है, और बाइनरी डिजिट में होते हैं 0 और 1। यानी हम अपने कंप्यूटर को जो भी हम निर्देश देते हैं तो वो उसको मशीनी भाषा में बदलता है, बाइनरी डिजिट में बदलता है। जैसे आपने कोई नाम लिखा राकेश, तो आर लिखा है, कंप्यूटर उस आर को नहीं समझेगा। जो हम टाइप करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर उसको मशीनी भाषा में बदलेगा, बाइनरी डिजिट में बदलेगा, और बाइनरी डिजिट में बदल कर वो समझता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं
कि कंप्यूटर की पूरी जो कार्य प्रणाली होती है, संपूर्ण कार्य प्रणाली जो होती है वो बाइनरी डिजिट पर आधारित होती है। तो सबसे पहले यहां हम लिख सकते हैं मेमोरी में सूचना जो है, यहां हम लिख सकते हैं मेमोरी में सूचना बिट के रूप में स्टोर होती है। बिट के रूप में स्टोर होती है, स्टोर होती है। मेमोरी में जो सूचना है वो स्टोर होगी, वो किसके रूप में होगी? बिट के रूप में होगी। बिट शब्द जो है वो बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है। तो यहाँ आगे ये भी लिख सकते हो बिट शब्द बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है, मिलकर बना है। यानी बिट शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? तो बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है। कंप्यूटर की जो पूरी कार्य प्रणाली है, यानी कंप्यूटर पूरी तरह बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित हम कह सकते हैं। तो यहाँ आप यह बात भी लिख सकते हो कंप्यूटर पूरी तरह कंप्यूटर पूरी तरह है बाइनरी अंक प्रणाली पर, बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित है, आधारित है। कंप्यूटर किस पर आधारित है? बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित है। और जो बाइनरी होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें दो अंक 0 व 1 होते हैं, 0 व 1 होता है। यानी बाइनरी जो होता है, बाइनरी जो अंक प्रणाली है उसमें क्या होता है? 0 और 1 होता है। तो यहाँ मेमोरी की इकाइयाँ हम पढ़ रहे हैं। तो मेमोरी में जो भी सूचना है वो सूचना किसके रूप में स्टोर होती है? तो बिट के रूप में स्टोर होती है। और बिट शब्द जो है ये बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है। किससे? बाइनरी डिजिट के। कंप्यूटर जो पूरी तरह कंप्यूटर की कार्य प्रणाली होती है, कंप्यूटर जो कार्य करता है वो बाइनरी प्रणाली पर कार्य करता है, बाइनरी अंक प्रणाली पर कार्य करता है। और बाइनरी अंक जो होता है इसमें 0 और 1 होता है। बाइनरी अंक में क्या होता है? तो 0 और 1 होता है। अब हमें मेमोरी की अलग अलग इकाइयां ध्यान में रखनी है। तो मेमोरी की आपसे सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो वो होती है बिट। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। और बिट में क्या होता है? तो इसमें 0 और 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है। इसमें बिट में क्या आता है? तो इसमें 0 व 1 होता है। बिट में क्या होता है? 0 और 1 होता है। तो परीक्षा में आपसे पूछे कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्यान में रखना है सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। कंप्यूटर की मेमोरी की जो इकाई है उस इकाई की सबसे छोटी इकाई बिट है। और बिट में होता क्या है? बिट में 0 और 1 होता है। यानी 0 और 1 में टाइप जैसे ही हम करते हैं, लिखते ही वो मेमोरी में कितना स्थान घेरेगा? 1 बिट का। नेक्स्ट बिट हो गई। बिट के बाद में
दूसरी जो इकाई आती है वो आती है निबल। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है भी। निबल, निबल में क्या होता है? निबल में क्या होता है? निबल। अब बिट के अंदर तो 0 और 1 हो गया। परीक्षा में पूछे बिट में क्या होता है, तो बिट में 0 और 1 होता है। और निबल जो होता है, यह निबल 4 बिट का समूह होता है। एक निबल के अंदर कितनी बिट होती है? 4 बिट। तो यहां हम लिख सकते हैं 4 बिट के समूह को, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। 4 बिट का जो समूह होता है, उस 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। या फिर यह जो निबल है, इस निबल को हम यहाँ वैसे आधी बाइट भी कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? आधी बाइट। यानी बाइट जो इकाई होती है उसका आधा भाग जो होता है, क्योंकि एक बाइट के अंदर 4 बिट, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। तो आधी बाइट जो होगी, आधी बाइट में कितने बिट हो जाएंगे? 4 बिट। 4 बिट की जो इकाई होती है, 4 बिट की इकाई को निबल कहा जाता है। 4 बिट की जो इकाई है, उस 4 बिट की इकाई को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। दूसरा हो गया, निबल के बाद में तीसरा आता है बाइट। बाइट यानी तीसरी इकाई जो आती है वो बाइट। अब बाइट में क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि निबल जो है आधी बाइट। तो निबल में 4 बिट है, तो एक बाइट में कितने बिट हो जाएंगे? तो 8 बिट है। तो यहाँ एक बाइट कह सकते हैं, इसको एक निबल कह सकते हैं। और एक बाइट जो होता है, एक बाइट के अंदर है 8 बिट होते हैं, 8 बिट है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 8 बिट का समूह है। 8 बिट का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है। यानी 4 बिट का जो समूह है वो एक निबल कहलाएगा, और 8 बिट का समूह जो क्या कहलाएगा? एक बाइट कहलाएगा। एक बिट जो होता है, एक बिट में क्या होता है? 0 और 1 होता है। तो 8 बिट के समूह को हमें एक बाइट कहते हैं। तो जैसे सामान्यतः अगर हम कोई एक कैरेक्टर या एक अक्षर या मैं कहूँ एक अंक को अगर टाइप करते हैं, तो वो एक बाइट जगह घेरता है। यानी कोई भी एक अक्षर लिखेंगे या कोई भी एक अंक लिखेंगे, तो वो एक बाइट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो जगह जो घेरता है वो एक बाइट जगह घेरता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का मतलब हो गया, क्या हो गया? अंक या अक्षर, अंक या अक्षर। यानी एक कैरेक्टर, या हम कह सकते हैं कोई एक अंक या एक अक्षर को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? बाइट की। तो एक बाइट के द्वारा, एक बाइट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? एक बाइट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी एक बाइट जो होती है, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है भी। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अब बाइट के बाद में, इसके बाद में चौथा जो इकाई आती है वो आती है 1 केबी। 1 केबी का मतलब है किलो बाइट। केबी का मतलब क्या हो जाएगा? किलो बाइट। 1 किलो बाइट जो होता है, यानी मेमोरी, 1 किलोबाइट मेमोरी होती है, तो उसमें क्या आता है? तो 1 किलोबाइट मेमोरी में 1024 बाइट होता है। परीक्षा में आपसे पूछे
कि एक केबी के अंदर कितने बाइट होंगे, तो एक केबी के अंदर कुल कितने बाइट होंगे, 1024 बाइट होंगे। एक बाइट के अंदर कितने बिट होंगे, 8 बिट होंगे। और एक केबी यानी एक किलोबाइट जो होता है, एक किलोबाइट में कुल कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। यानी 1024 बाइट बराबर क्या हो जाता है, 1 किलोबाइट हो जाता है। यानी 1024 बाइट को मिलाएं तब इकाई क्या बनती है, एक केबी बनती है, या हम कहें इसे 1 किलोबाइट बनती है। किलोबाइट के बाद में पांचवी जो इकाई आती है वो आती है जैसे 1 MB। 1 MB का मतलब क्या हो गया, मेगाबाइट। मेगाबाइट। अब 1 MB जो होती है, 1 MB में क्या होता है, 1 MB जो है, 1 MB के अंदर 1024 KB होती है। 1024 KB, या हम कह सकते हैं 1024 किलोबाइट। अगर हम 1024 किलोबाइट को मिलाएं तो 1024 किलोबाइट मिलाने से क्या बनता है, 1 MB बनती है, 1 मेगाबाइट बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है। इसके बाद में 5 हो गया ना अपना, मेमोरी की 5 इकाई होगी। नेक्स्ट है, अगर 6 नंबर की मैं बात करूं, 6 नंबर जैसे 1 GB। 1 GB, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। गीगाबाइट। अब 1 GB कितने MB मिलने से बनेगी, तो 1 GB जो बनती है वो बनती है 1024 MB। 1024 MB। परीक्षा में पूछा जा सकता है 1 GB के अंदर क्या होता है, तो 1 GB में 1024 MB होती है, या 1024 KB होती है, या 1024 बाइट होती है। तो ध्यान में रखना है 1 GB डेटा जो होते हैं, 1 GB डेटा के अंदर 1024 MB होती है। 1024 MB को मिलाएंगे तब क्या बनेगा, 1 GB, यानी 1 GB डाटा होता है। 1 GB के बाद में अगला आता है 1 TB। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। टेराबाइट। अब 1 टेराबाइट जो होता है, 1 टेराबाइट में क्या होता है, 1024 GB। 1024 GB। 1024 GB डेटा जो होते हैं उनको 1 टेराबाइट कहा जाता है। 7 नंबर हो गई। 8 नंबर इकाई जो आती है, टेराबाइट तक तो विशेष ध्यान में रखना है। 8 नंबर इकाई आती है 1 PB। PB का मतलब होता है पेटाबाइट। पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट जो होता है, 1 पेटाबाइट के अंदर क्या होगा, तो 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। 1024 TB लिख सकते हैं हम इसे। 1024 टेराबाइट मिलने से क्या बनता है, 1 पेटाबाइट बनता है। 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट के बाद में इससे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है 1 EB। EB। EB का मतलब होता है एक्जाबाइट। बाइट। अब ये किन से मिलेगी, इसमें क्या होगा, तो इसमें 1024 पेटाबाइट हो जाएंगे। 1024 PB, यानी 1024 पेटाबाइट मिलने से क्या बनता है, 1 एक्जाबाइट बनती है। PB के बाद में होता है 1 ZB। ZB का मतलब होता है जेटाबाइट। जेटाबाइट। अब 1 जेटाबाइट जो है इसमें क्या मिलेगा, तो 1024 एक्जाबाइट यानी EB मिल जाएगा।
1024 एक्साबाइट मिलने से मेमोरी की जो इकाई बनती है 1 जेटाबाइट बनती है। 1 जेटाबाइट के बाद में होता है वाईबी। वाईबी का मतलब होता है योटा बाइट। योटा बाइट। अब एक योटा बाइट जो होता है तो इसमें क्या होगा, 1024 से ZB, 1024 से ZB। योटा बाइट के बाद में आता है ब्रोंटो बाइट, यानी 12 नंबर इकाई जो है। अब अगर हम एक ब्रोंटो बाइट की बात करें, एक बीबी आता है, बीबी नाम आता है इसका, इसका होता है ब्रोंटो बाइट। ब्रोंटो बाइट। अब एक ब्रोंटो बाइट में क्या मिलेगा, तो 1024 वाईबी, वाईबी यानी योटा बाइट। 1024 योटा बाइट मिलने से एक ब्रोंटो बाइट बनता है। देखो नेक्स्ट मेमोरी की इकाई जहां से हमने पढ़ना शुरू किया वहां से दोबारा देखो। मेमोरी में जो सूचना स्टोर होती है वो बिट के रूप में स्टोर होती है। इसके अलावा बिट शब्द जो है वो बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है। बिट किससे मिलकर बना है, बाइनरी डिजिट से। कंप्यूटर की जो पूरी कार्य प्रणाली होती है, कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी अंक प्रणाली पर काम करता है। यानी कंप्यूटर को जो भी हम निर्देश देते हैं तो वो केवल बाइनरी अंकों को समझता है। यह नहीं है कि अपन जो जैसा टाइप करते हैं उसको समझेगा, नहीं समझेगा। वो पहले उसको बाइनरी अंक में बदलने का काम करता है। तो बाइनरी अंक प्रणाली पर आधारित होता है। और बाइनरी प्रणाली जो होती है इसमें अंक कौन कौन से होते हैं तो ध्यान में रखना है, 0 और 1 होता है। मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और एक बिट के अंदर सिर्फ 0 और 1 होता है। एक बिट में क्या होता है, 0 और 1 होता है। इसके बाद में बिट, इस टेक्निकल प्रॉब्लम है। बिट के बाद में एक आता है निबल। निबल का भी परीक्षा में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक निबल में क्या होता है। तो एक निबल में ध्यान में रखना है 4 बिट का जो समूह होता है, 4 बिट मिलने से एक इकाई बनती है, वो निबल बनती है। तो 4 बिट का जो समूह होता है वो निबल कहलाता है। यानी इसको कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं आधी बाइट जो होती है वो एक निबल बराबर होती है। उसके बाद में एक बाइट जो है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, इस तरीके के प्रश्न ज्यादा पूछते हैं कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है या सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो एक बाइट जो है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होता है। यानी सामान्यतः जो हम कोई भी अक्षर लिखें, कोई भी अंक लिखें तो वो एक बाइट जगह को घेरता है। यानी एक बाइट मेमोरी की उसको आवश्यकता होती है। उसके बाद में केबी, किलोबाइट जो होता है, एक किलोबाइट 1024 बाइट के मिलने से इकाई जो बनती है वो 1 किलोबाइट बनती है। नेक्स्ट एक मेगाबाइट जो है वो 1024 किलोबाइट मिलने से बनती है। उसके बाद में एक जीबी में 1024 MB होती है, एक टीबी के अंदर 1024 GB होती है, एक पीबी पेटाबाइट के अंदर 1024 टीबी टेराबाइट होता है, और एक ईबी एक एक्साबाइट के अंदर 1024 पेटाबाइट होता है, और 1 ZB एक जेटाबाइट के अंदर 1024 एक्साबाइट होता है, और 1 YB एक योटाबाइट के अंदर 1024 ZB जेटाबाइट होता है, और 1 बीबी का मतलब है, या वो मत समझाना, ब्रोंटोबाइट होता है। तो ब्रोंटोबाइट में 1024 YB होता है। YBB का मतलब है 1024 योटाबाइट जो होता है उसको मिलने से एक बीबी इकाई बनती है।
बीबी का मतलब यहाँ पत्नी नहीं है, यह कंप्यूटर की इकाई है, मेमोरी की इकाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करते हैं।